गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम जो टॉपिक सीखेंगे वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए, जब चैप्टर का शुरुआत हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। वो एडजस्टमेंट थे न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो का कैलकुलेशन, गुडविल का एडजस्टमेंट, जो कि मैं दोनों आपको बता चुकी हूँ। अब अपना थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए बेटा, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को एक बार फिर से रिवैल्यूएट करता है। वो इस बात को चेक करता है कि जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है फर्म में उस दिन उसकी जो एसेट्स है या लायबिलिटीज है उनकी वैल्यू में कोई कमी या वृद्धि तो नहीं हुई है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हुई है। और अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का। तो देखिए, इसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर सबसे पहले लिखते हैं टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए, कोई भी एसेट्स में कोई कमी होती है तो वो हम यहाँ लिखेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। जैसे मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर 30,000 का था और अब रह गया केवल 28 का, तो एसेट डिक्रीज हो गई, फर्नीचर डिक्रीज हो गया, फर्नीचर कम हो गया। कितने से कम हो गया? 2000 से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर 2000। यानी ये तो फॉर्मेट है। हम जब एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे तो हम यहाँ उस एसेट्स का नाम लिखेंगे जिस एसेट्स की वैल्यू कम हुई है। जैसे फर्नीचर कम हुआ है तो टू फर्नीचर, मशीन कम हुई है तो टू मशीन, बिल्डिंग कम हुई है तो टू बिल्डिंग। तो फिर से सुनिए, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स की अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम इसे लिखेंगे टू में, यानी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अगर एसेट्स कम होती है तो। फिर टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो हम इधर लिखते हैं। यानी मैं सीधी सी बात बोलूं कि एसेट्स घटे तो डीआर में और लायबिलिटीज बढ़े तो डीआर में। डीआर में दो चीज लिखते हैं, एसेट्स का तो घटना और लायबिलिटीज का बढ़ना। दूसरी तरफ बाई साइड में उल्टा होता है, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो आप लिखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे मान लो वही फर्नीचर बढ़ता तो हम लिखते बाय फर्नीचर, बिल्डिंग बढ़ती तो लिखते बाय बिल्डिंग। फिर बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में अगर कमी आती है तो हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, सिंपल सी बात है, एसेट्स घटे तो डीआर में, बढ़े तो सीआर में। ऐसे ही लायबिलिटीज बढ़े तो डेबिट में और घटे तो क्रेडिट में। उसके बाद नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी जो पहले थी नहीं अब नई आई है, नई आई है तो बढ़ तो रही है ना वो, तो आप क्या लिखेंगे? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जैसे कोई नई लायबिलिटी आ गई तो आप उसका नाम लिख देंगे, ऐसे कोई एसेट्स नई आ गई तो आप इधर उसको लिख देंगे। इस तरीके से ये 6 एंट्री हम इसमें करते हैं। और जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर आप डेबिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? प्रॉफिट। और जितने पार्टनर्स है उन पार्टनर्स में बांट देंगे। मैंने एग्जाम्पल में यहाँ 2 पार्टनर लिए हैं, एक्स और वाई, तो और इनको बांटेंगे हमेशा ध्यान रखना ओल्ड रेशो में। यानी रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर हमेशा ओल्ड रेशो में ही क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यह आपका होगा बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक बार फिर से सुन लें, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर एसेट्स घटे तो डेबिट में, बढ़े तो क्रेडिट में, लायबिलिटी बढ़े तो डेबिट में, घटे तो क्रेडिट में, कोई नई लायबिलिटी आए तो डेबिट में और कोई नई एसेट्स आए तो क्रेडिट में। बस केवल ये एंट्रियां इसमें होती है। ये फॉर्मेट है, इस कारण मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज लिखा है। बेटा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उस एसेट्स और लायबिलिटी का नाम इसमें लिखेंगे। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपसे क्या कहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म इन 3:1। फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक का है और उसमें बोला गया है कि ए और बी एक फर्म में 3:1 में पार्टनर है और उनका
बैलेंस शीट इस प्रकार थी। बेटा आपको एक बैलेंस शीट इसमें दी हुई है और देखना आप क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में गुडविल भी दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ गुडविल अकाउंट खुला हुआ है। ध्यान रखेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे क्योंकि मैंने गुडविल एडजस्टमेंट में आपको ये बताया था, लेकिन यहाँ हम केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख रहे हैं। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि दे एडमिटेड टू सी ऑन 1 अप्रैल 2017। वे 1 अप्रैल 2017 को सी को फर्म में एडमिशन देते हैं, शामिल करते हैं, और कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। ध्यान रखना, आपको कहा है न्यू रेशियो भी इक्वल रहेगा, यानी आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। हम सेक्रीफाइस भी निकाल लेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें सेक्रीफाइस रेशियो की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे आपसे बोला है कि सी शैल ब्रिंग 10,000 शेयर ऑफ प्रीमियम, यानी गुडविल, कि सी जो है वो 10,000 तो गुडविल के लिए लाएगा और 50,000 कैपिटल के लिए लाएगा। अब आता है एसेट्स और लायबिलिटीज। अब हमारा रिवैल्यूएशन स्टार्ट होगा, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या घटना और बढ़ने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट और अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, हेडिंग डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद आपका फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखिए बेटा आगे अपन पढ़ते हैं एसेट्स का घटना और बढ़ना। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले यही बोला है कि अ लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज। आपसे कह रहा है एक लायबिलिटी है 4,000 की, वो क्रेडिटर्स में शामिल है और अब वो अराइज नहीं होगी। अब मुझे बताओ लायबिलिटी अराइज नहीं होगी यानी लायबिलिटी होगी नहीं, इट मीन्स लायबिलिटी क्या हो रही है, कम। और जब लायबिलिटीज कम होती है तो अभी मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, जब लायबिलिटीज कम होती है तो हम इधर लिखेंगे बाय। कौन सी लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने से कम हो रहे हैं, 4,000 से, लिख दिया हमने 4,000। फिर आगे आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 15,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 है। अब आप क्वेश्चन को जरा देखिए, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 12,000 और नई वैल्यू क्या है 15,000। आप मुझे बताओ 12 से 15 हो गई तो 3,000 आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। और जब एसेट्स बढ़ती है तो हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट में, तो बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट कितने थाउजेंड बढ़ गए, 3,000। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोल रहा है क्रिएट पीबीडी, पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपको पता है पीबीडी हमेशा लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी अगर हम क्रिएट करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम किधर लिखते हैं, डेबिट में। तो आप क्या लिखेंगे, 2 कितना परसेंट, 5%। देखिए आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपकी जो डेटर्स है वो है 40,000, तो 40,000 का 5% पीबीडी कितना हो जाएगा, 2,000। उसके बाद आपसे बोला है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब पीडीडी भी बनाना है तो 2 अब पीडीडी कितने पे बनाएंगे, देखिए 40,000 आपके डेटर थे, उसमें से 2,000 का क्या हो गया, पीबीडी। आप 40,000 में से 2,000 का पीबीडी हटाओगे तो बचेगा कितना, 38,000। कितना बचा, 38,000, और उस 38,000 का हम कितना परसेंट, 2%, तो कितना हो जाएगा आपका 760। ये हो गया आपका पीडीडी। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 5,000, कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड यानी कम मूल्यांकित की गई, यानी जो थी वो कम थी, तो अब हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो आप क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने 5,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। उसके बाद आपसे कह रहा है प्लांट मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई, और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो ओवर वैल्यूड है यानी ज्यादा है, तो आप इधर लिखेंगे, कम करेंगे उसे, एसेट्स कम होती है तो आप इधर लिखते हैं डेबिट में। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी काम करेंगे, 10,000। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि फर्नीचर
इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। आप मुझे बताओ फर्नीचर पर डेप्रिशिएशन लगेगा तो फर्नीचर की वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो टू फर्नीचर 10% कम करना है तो फर्नीचर अपना कितना था 16,000, 10% कम करेंगे तो 1600। उसके बाद आपसे कह रहा है नेक्स्ट ट्रेडमार्क वैल्यूड एट 3000 कि ट्रेडमार्क की वैल्यू 3000 होगी जबकि थी कितनी 5000। आप मुझे बताओ 5000 से ट्रेडमार्क की वैल्यू रह गई 3000 तो ये कम हो गई। तो टू ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क आपका कम हो गया 2000। घटेगा तो डेबिट में, बढ़ेगा तो क्रेडिट में। एसेट्स का रूल यही है। उसके बाद आपसे कहा है पेटेंट रिड्यूस टू। अब ये ध्यान रखना टू और बाई का फर्क। रिड्यूस टू का मतलब होता है तक, यानी आपको कह रहा है पेटेंट 2000 तक रखना है और एक कहता है 2000 से कम करना है। तो तक रखना है तो आप देखो पेटेंट था कितने का 6 का, पेटेंट रखना कितना है 2, तो कम कितना हो जाएगा 4। तो 2 पेटेंट। फिर से सुनिए, अगर आपसे इसमें बोला है पेटेंट रिड्यूस टू का मतलब होता है इतना रखना है तो बचा हुआ कम ज्यादा हुआ, और रिड्यूस बाई का मतलब है 2000 कम करने तो हम यहाँ 2000 लिखते हैं। ये फर्क होता है टू और बाई का। पेटेंट भी हमने कम कर दिया। उसके बाद आपसे बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। आप मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटी होती है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 2000। उसके बाद नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड तो एसेट्स होती है, एसेट्स बढ़ेगी तो हम इधर लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 2000, ये हमारा 2000 से बढ़ गया। क्लेम फॉर डैमेज 2000 इज एक्सेप्ट। आपने कोई डैमेज के लिए क्लेम एक्सेप्ट किया है। देखिए बेटा क्लेम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि हमें पैसा देना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे टू क्लेम फॉर डैमेज, और डैमेज का क्लेम कितना हो जाएगा आपका 2000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डैमेज फॉर क्लेम के बाद आपको बोला है देयर इज ऑल्सो ए अनसीन लाइबिलिटी। एक अनसीन लाइबिलिटी और है, यानी जो लिखी हुई नहीं है, नहीं लिखी हुई है तो आप लिखनी पड़ेगी। तो टू अनसीन लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही है तो आप डेबिट में लिखेंगे 5000। उसके बाद आपसे बोला है कि स्टॉक इज वैल्यूड 13,000। स्टॉक की वैल्यू 13,000 है जबकि स्टॉक था कितना 15, तो आपका स्टॉक भी क्या हो गया कम हो गया क्योंकि स्टॉक था 15, वैल्यू कितनी है 13, तो 2000 आपका स्टॉक भी कम हो गया तो स्टॉक हो गया 2000। उसके बाद कह रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट। एक एसेट्स थी जिसको रिकॉर्ड नहीं किया तो अब करना पड़ेगा, और अब करोगे तो एसेट्स बढ़ेगी। तो आप क्या लिखोगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितने अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं हमारी 10,000, ये हमारी हो गई 10,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसके बाद आपको लिखना है अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बाद आपको बोला है ए डेटर हुज ड्यूज। ढंग से सुनिए, ए डेटर हुज ड्यूज 500 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। कि एक डेटर था जिसके 500 रुपए हमने डूबे हुए मान लिए थे, वो 400 रुपए देने के लिए तैयार हो गया। आप मुझे बताइए कोई पैसे देने के लिए तैयार होगा तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी, और एसेट्स जब बढ़ेगी तो आप क्या लिखेंगे बाय बैड डेट रिकवर। और बैड डेट रिकवर हुआ है कितने का 400 का। उसके अलावा आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो अब हमारा ये पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। एक बार फिर से सुने, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हमें और किसी चीज से लेना नहीं है, हमारी कोई एसेट्स बढ़े या घटे वो इसमें आएगी, और जिस वैल्यू से घटेगी और बढ़ेगी वो आएगी। तो अगर एसेट्स बढ़े तो क्रेडिट में और घटे तो डेबिट में, ऐसे लायबिलिटीज बढ़े तो डेबिट में और घटे तो क्रेडिट में। आपका बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस। तो आप इसका जब टोटल लगाएंगे तो आप देखेंगे बेटा कि डेबिट साइड का जो हमारा टोटल है वो है 31,360। टोटल कितना है 31,360।
31,360। और इसमें से हम क्रेडिट साइड का जब टोटल लेस करेंगे तो वो हम लिख देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। और पुराने पार्टनर्स कितने हैं? 2, ए और बी। ए और बी, इस ए और बी में हम इस बैलेंसिंग फिगर को क्या कर देंगे? बांट देंगे और बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 6960। इसको हम इन दोनों में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। कौन से में? 3:1 में। और अब आप इसको 3:1 में बांटेंगे तो आपका हो जाएगा 5220 और 1740। तो एक बार फिर से सुन लें, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो एसेट्स और लायबिलिटीज में होने वाली इंक्रीमेंट और डिक्रीज को हम इसमें लिखते हैं। आपकी अगर एसेट्स कम होती है तो डेबिट में और बढ़ती है तो क्रेडिट में, और लायबिलिटीज बढ़ती है तो डेबिट में और घटती है तो क्रेडिट में। इस तरीके से हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इस पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फिर से सुनिए, इंक्रीज बाय जब भी बोले तो जो अमाउंट दिया है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन इंक्रीज टू और रिड्यूस टू तो दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी बैलेंस शीट के अमाउंट का और वर्किंग नोट के अमाउंट का, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अमाउंट के बीच का डिफरेंस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट करेंगे। इसके साथ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का पॉइंट कंप्लीट होता है।